गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का आज की मुलाकात में, आज की चर्चा में। आज से हमारी आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज शुरू हो रही है। जो आपका नवंबर एग्जामिनेशन है जेआईबी डीबीएफ का, उसको टारगेट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज। देखिए, आपके एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन अभी आपका चल रहा है। लास्ट डेट आपका बचा हुआ है, 1-2 दिन और बचे हुए हैं। जितनी जल्दी हो सके अभी तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कंप्लीट कर ले। लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा। प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा समय अब आपके पास बचा नहीं। अगस्त में थोड़े सा समय बचा हुआ, 10 दिन लगभग। सितंबर और अक्टूबर आपके पास बचा हुआ है क्योंकि 2 नवंबर से ही आपका पेपर शुरू है। तो इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर मेरी आपसे लगातार बातचीत होती है। अभी तक आपके साथ एक सीरीज पूरी डिस्कस की गई है जिसमें हम लोगों ने बातचीत की है मैकमिलन समरी की। और मैकमिलन समरी सीरीज में मैंने यूनिट 1 से लेके यूनिट 45 तक, यानी सारे मॉड्यूल, जो 4 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए बी सी डी, उसमें जो 45 यूनिट है, हर एक यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकमिलन की समरी है, उन पर मैंने पूरी बातचीत की है। आप में से जिनका भी कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी तक उन्होंने नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कहीं से कुछ उनको मिल नहीं पा रहा है कंटेंट, तो वो मैकमिलन जो समरी सीरीज है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन कंटेंट है। उसको आप देख लीजिएगा। वो आपको इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में और कुछ आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। जो लाइव सेक्शन होता है यूट्यूब पर, उसमें आप जाके देख सकते हैं। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। चूंकि थ्योरी हमने पूरी पढ़ ली है, कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, अब हमें जरूरी है एमसीक्यू पर प्रैक्टिस करना। एमसीक्यू के थ्रू हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करें। तो आज से आपके जेआईबी या डीबीएफ, आप में से जो भी टारगेट कर रहे हैं, आप अगर बैंक में तो जेआईबी टारगेट कर रहे हैं, अदरवाइज डीबीएफ, नवंबर एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज से ये सीरीज शुरू की जा रही है। इस सीरीज का नाम है, मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो, पहले दिन के लिए, मतलब जो आपका पहला पेपर है उसमें अगर हम देखें तो आपके पास 50 है, तो वैसे आपके पास पूरे पूरे 60 दिन के आसपास, क्योंकि पूरा सितंबर पूरा अक्टूबर आपके पास है, 10 दिन, ये तो 70 डेज के आसपास का आपका टाइम है। लेकिन ये 50 दिन की सीरीज क्यों शुरू की जा रही है? ताकि आपके पास इसके बाद थोड़ा सा समय बचा रहे, ताकि आप प्रैक्टिस अपनी कर पाए, आप मॉक टेस्ट दे पाए, आपके पास थोड़ा बफर टाइम रहे। इसलिए हम इसको 50 डेज की पूरी सीरीज लेके चले। इस 50 डेज की सीरीज में मेरी आपसे रोज मुलाकात होगी। हर एक यूनिट पर मैं आपसे एमसीक्यू के थ्रू भी चर्चा करूंगा। यानी इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपकी पूरी यूनिट पर चर्चा की, अब हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। अब अगर लगातार आप इस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो आपके साथ ये बातचीत पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और एमसीक्यू पर आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। एमसीक्यू के थ्रू भी आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो इस सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है, जो लगातार अगले 50 दिन चलने वाली है। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। जैसे मैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर एमसीक्यू सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, वैसे आपके सारे ही सब्जेक्ट पर एमसीक्यू सीरीज जल्दी शुरू हो जाएगी। उसके जो भी संबंधित टीचर्स हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, किस टाइम पर वो आपसे मिलने वाले हैं, कैसे उनकी सीरीज चलने वाली है। मेरी जो आपसे सीरीज चलेगी वो मॉड्यूल वाइज चलेगी, यानी मॉड्यूल ए, फिर मॉड्यूल बी, फिर मॉड्यूल सी और फिर मॉड्यूल डी, ताकि आपको सीक्वेंस पता रहे, सारी चीजें आपको याद रहे। रोज हमारी मुलाकात होगी। ट्यूसडे से संडे आपकी क्लास चलेगी, शाम को 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। मंडे आपका वीक ऑफ होगा और लगातार 50 दिन तक ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं। आज मॉड्यूल ए की जो पहली यूनिट है, यानी आज डे 1 है। डे 1 पर जो हमारी बातचीत हो रही है वो मॉड्यूल ए की सबसे पहली यूनिट पर हम बातचीत कर रहे हैं। मैं विधिवत आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट भी यहां पर डिस्कस करता चलूंगा, जैसे मेरी लगातार आपसे मुलाकात होती रही है इसके पहले भी, और हम लोगों ने एमसीक्यू पर डिस्कशन किया है। तो शुरू करते हैं फिर आज की बातचीत। आज की सीरीज का सबसे पहला दिन है, 50 दिन लगातार आपसे मुलाकात होगी। 50वें दिन की इस पहली सीरीज में आज पहले दिन, मतलब 50 दिन की सीरीज में पहले दिन के पहली यूनिट, मॉड्यूल ए की पहली यूनिट पर आज के सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके उन पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इत्मीनान से पढ़िएगा और फिर आराम से आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट इंक्लूडेड अंडर होम चार्जेस? इनमें से कौन सा है जो होम चार्जेस के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं इंक्लूड किया जाता है? जब भी किसी क्वेश्चन में नॉट शब्द हो तो उस क्वेश्चन को बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि कई बार हमसे ये गलती हो जाती है, पूछा गया कौन सा इसमें से नहीं है और हम अमूमन आंसर करके चले आते हैं कौन सा इसमें से है। तो कौन सा इसमें होम चार्जेस में इंक्लूड नहीं होगा, आपको ये आंसर करना है। पेंशन टू रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर्स, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनकी पेंशन, और जो उनके ऑफिसर्स थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उनकी पेंशन जो थी वो होम चार्जेस में होगी या नहीं, आपको ये बताना है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन इंडियन डेट हेल्ड इन ब्रिटेन, ब्रिटेन सरकार ने जो इंडिया में डेट ले रखा था, यानी इंडियन उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट आप कहें या इंडियन गवर्नमेंट कहें, क्योंकि उन्हीं की सरकार भारत में चलती थी, उन्होंने जो ऋण ले रखा था उस पर जो ब्याज का पेमेंट होता था वो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एस्टैब्लिश एक्सपेंसेस इन लंदन, लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनके जो एक्सपेंसेस थे वो खर्चे। या इंपोर्ट ऑफ मशीनरी फॉर इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री के लिए जो मशीनरी इंपोर्ट की जाती थी उसके खर्चे, कौन से इसमें शामिल नहीं होते? आपको ये आंसर करना है। ए कह रहा केवल पहला और दूसरा शामिल नहीं होता, बी कह रहा दूसरा और चौथा, सी कह रहा केवल चौथा, और डी कह रहा कि ये सारे के सारे होम चार्जेस में इंक्लूड नहीं होते हैं। आंसर करिए, मैं आपको होम चार्जेस बताता चलूं। वैसे थ्योरी में हम लोगों ने पूरी बातचीत की थी। देखिए, बात है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में रहा करते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार हमारे यहां हुकूमत करती थी, उस समय
ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर जो भी खर्चे करती थी भारत में, उसे वो होम चार्जेस के नाम पर लेती थी। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हमारे लिए सेना रख रही है, उनकी जो पेंशन है, उनकी जो सैलरी है, वो हमारे खर्चे से लिया जाता था। भारत सरकार से जो उसकी इनकम होती थी या इंडिया से जो इनकम होती थी, उन पर जो चार्जेस लगाए जाते थे वो होम चार्जेस के नाम से जाने जाते थे। भारत में ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सबसे बड़ा कारण रहा है ये होम चार्जेस। भारत से जो पैसा बाहर गया है उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन रहा है होम चार्जेस का। तो होम चार्जेस मैं आपको फिर से सामान्य भाषा में समझा दे रहा हूं। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी और उसे हम भारतीय सरकार कहे या ब्रिटिश गवर्नमेंट कहे, जो भी हम कहना चाहें, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की थी। और भारत पर जो वो खर्चे करते थे, वो चूंकि वो खर्चे यही की इनकम से किए जाते थे, इसलिए उसको ब्रिटिश जो है होम चार्जेस के नाम से जानते थे। इसमें कौन कौन से चार्जेस इंक्लूड होते थे इनको मैं बता देता हूं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऋण ले रखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, फिर से मैं कहूंगा चाहे भारत सरकार के, उस पर जो ब्याज जाता था या उस ऋण का जो पेमेंट होता था, वो हमारे यहाँ की इनकम से ही लिया जाता था, जिसको हम होम चार्जेस में रखते थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पेंशन है, उनकी सैलरी हो गई, या यहाँ पर जो उनकी आर्मी रहती थी, उनके जो एक्सपेंसेस हुआ करते थे, वो भी यहीं से लिए जाते थे। ये सारे खर्चे होम चार्जेस में इंक्लूड होते थे। तो सवाल ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा होम चार्ज में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसमें से भैया केवल और केवल चौथा, यानी जो मशीनरी इंडियन इंडस्ट्रीज को इंपोर्ट की जाती थी, वो होम चार्जेस के अंतर्गत शामिल नहीं होते थे। बाकी सारे के सारे होम चार्जेस। होम चार्जेस का सीधा सा मतलब है कि ये सारे खर्चे, ये सारे चार्जेस भारत से कमाई गई इनकम से ही किए जाएंगे, यानी भारत से ही ये लिए जाएंगे। तो पेंशन जो भी उनके रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स को जाते थे या सोल्जर्स को जाते थे, वो सारे इंटरेस्ट पेमेंट जो इंडियन डेट के लिए होते थे, उस पर जो ब्याज जाता था, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से स्टैब्लिश किया गया था, लंदन में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्टैब्लिश किया गया था, उसके जो खर्चे थे वो भी भारत की इनकम पर ही होता था, यानी वो भी होम चार्जेस में शामिल होता था। तो यहां पर कौन सा शामिल नहीं होगा? आप में से जिन्होंने भी सी आंसर किया है, बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। केवल चौथा है जो होम चार्जेस में शामिल नहीं होता है, बाकी सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दादा भाई नौरोजी कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इंक्लूडेड होम चार्जेस बिकॉज। दादा भाई नौरोजी का जो कॉन्सेप्ट था, जो प्रिंसिपल था ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसमें होम चार्जेस इंक्लूड था। क्यों इंक्लूड था, आपको ये आंसर करना है। दे रिप्रेजेंटेड पेमेंट्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, क्योंकि ये वो पेमेंट्स हुआ करते थे जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे रखे जाते थे। क्लियर है? या देवर अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर्स ऑफरिंग नो डायरेक्ट बेनिफिट टू इंडियन, या ऐसे अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर थे या ऑफरिंग्स थे जिनका कोई डायरेक्ट बेनिफिट भारत सरकार को नहीं, भारतीयों को नहीं मिलता था, इंडियंस को नहीं मिलता था। या देवर लोन्स दैट इंडिया वॉलंटरी पेड बैक विद इंटरेस्ट, या ये वो लोन थे जो इंडिया वॉलंटरी पे बैक करता था ब्याज के साथ। देवर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन इंडिया, या ऐसे खर्चों का यानी होम चार्जेस का उपयोग किया जाता था भारत में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ में होम चार्जेस को इंक्लूड किया है। इसका कारण क्या है, क्यों होम चार्जेस को इंक्लूड किया गया है? पिछले वाले क्वेश्चन पर मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी का जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ या ड्रेन ऑफ वेल्थ है, उसमें ही होम चार्जेस शामिल है। अगला सवाल वही बन गया कि क्यों ये शामिल है। आंसर करते चलिए, आंसर करते चले भैया। सफिशिएंट समय लीजिए, लेकिन जो है ठीक आंसर करिए। यहां पर कोई माइनस मार्किंग आपके लिए है नहीं। यहां पर अगर आंसर गलत हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आपके जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है उसमें भी माइनस मार्किंग कोई है नहीं, तो पूरे क्वेश्चंस करिएगा। क्लियर है? दादा भाई नौरोजी ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, कई बार सिर्फ इतना ही सवाल पूछा जाता है कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ या ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी, जिनको हम इतिहास में वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल ए से बने हुए हैं। ये सारी थ्योरी और सारे क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप अपना पेपर क्लियर करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर? देखिए भैया, होम चार्जेस वो थे जो वास्तव में भारत की इनकम पर ही चार्ज किया जाता था, वो हमारी इनकम से ही जाता था, जिसका खर्चा हमारे ऊपर नहीं किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो अपने खर्चे थे वो यहां से पूरे किए जाते थे। यानी यहां पर आप में से जिन्होंने भी बी आंसर किया है वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है, क्योंकि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर होने वाला खर्चा नहीं था। क्लियर है? ये हमारी इनकम से लिया जाता, तो हम इसको वॉलंटरी नहीं पे करते थे, बल्कि हमारी इनकम से लिया जाता था। कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, बल्कि अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर थे, ऐसे ऑफरिंग्स थे, या कोई डायरेक्ट बेनिफिट इनको इंडियंस को नहीं मिलता था इन ऑफरिंग से। मतलब कोई भी ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ही ऑफर नहीं करते थे भारतीयों को, इसलिए बी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इंडियाज प्रोपोर्शन ऑफ ग्लोबल जीडीपी फेल फ्रॉम 23% इन 16th AD टू -% इन 1947। भारत का ग्लोबल जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन था वो 16वीं शताब्दी में 23% था, जो कम होकर 1947 में कितने परसेंट हो गया था? 3%, 4%, 5% या 6%? क्लियर है? इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्रोडक्शन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, ना ही इंडस्ट्री बहुत ज्यादा स्टैब्लिश की गई। इस वजह से
हमारा जीडीपी में जो प्रोपोर्शन है वो लगातार, या जीडीपी में जो हमारा वर्ल्ड जीडीपी में जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो लगातार गिरता चला गया। मॉड्यूल ए बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है, वहां पर आपको कुछ फैक्ट दिखाई देंगे, वो फैक्ट आपको ठीक से तैयार करना है, क्योंकि मॉड्यूल ए से सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो जीडीपी में हमारा पार्टिसिपेशन ग्लोबल जीडीपी में, वर्ल्ड जीडीपी में 16वीं शताब्दी में जो 23% हुआ करता था, 1947 में कितना हो गया? अब अगर ये फैक्ट अगर आपको याद है तो आप आंसर कर पाओगे, अदरवाइज इसका आंसर नहीं हो पाएगा। इसमें जो दुरुस्त आंसर होगा, आप में से जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है कि लगभग लगभग ये कम होकर 3% हो चुका था, वो बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1950 टू 80 कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द हिंदू ग्रोथ रेट? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर है 1950 से 1980 के दौरान इंडियन इकोनॉमी में जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हिंदू ग्रोथ रेट में? ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर ज्यादा डिपेंडेंसी होना, या लिमिटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी का बहुत लिमिटेड होना, ट्रेड पॉलिसीज का रिस्ट्रिक्टिव होना, और इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का इनएफिशिएंट होना। क्लियर है? उतने प्रभावकारी नहीं थे। इनमें से कौन है जो हिंदू ग्रोथ रेट पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है? ऑप्शन ए कह रहा कि केवल पहला और दूसरा, ऑप्शन बी कह रहा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी कह रहा पहला दूसरा और चौथा, और ऑप्शन डी कह रहा पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यानी कि सारे के सारे ये कंट्रीब्यूट करते हैं हिंदू ग्रोथ रेट में। आप इस पर तब तक आंसर करते चलिए, मैं आपको बता दूं हिंदू ग्रोथ रेट होता क्या। हिंदू ग्रोथ रेट का कॉन्सेप्ट दिया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने। हिंदू ग्रोथ रेट बताता है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। क्लियर है? इसका मतलब हिंदू जाति से कोई इसका लेना देना नहीं। आप ये शब्द समझ के कतई मत समझिएगा कि हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना है, बल्कि हिंदू ग्रोथ रेट आपकी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म दिया गया था। इसको कॉइन किया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने। हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है आपके नेशनल इनकम का जो है कम होना, या जीडीपी का बहुत स्लो ग्रोथ होना, या इकोनॉमी का स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपसे ये ऑप्शंस पे कई सारे नाम रखे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि हिंदू ग्रोथ रेट का मतलब है जीडीपी का बहुत स्लोली ग्रो होना, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को ये रिप्रेजेंट करता है तो भी आपका आंसर सही होगा। तो हिंदू ग्रोथ रेट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। 1950 से 1980 के दौरान भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो 3 से 4% के बीच में ही रही है। तो बहुत स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है, और इसी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल प्रोफेसर राजकृष्णा ने किया है वो हिंदू ग्रोथ रेट है। क्लियर है? इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद में इसको हिंदू धर्म से जोड़ा कि हिंदू जो होते हैं वो बहुत ज्यादा भाग्यवादी होते हैं, यानी वो ये मानते हैं कि उनके भाग्य में जितना है उतना ही मिलेगा। आप चाहे जितना परिश्रम कर लें, आपकी किस्मत में जितना लिखा उतना ही मिलेगा। तो फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम क्यों बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, क्यों हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, क्योंकि मिलना तो उतना है जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो वो प्रोडक्शन बहुत कम कर रहे थे, इसलिए भारत में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है। जबकि ऐसा प्रोफेसर राजकृष्णा ने बिल्कुल भी नहीं कहा है। उन्होंने बस स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हिंदू ग्रोथ रेट का नाम दिया। उस समय जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 3 से 4% के मध्य में रही है। 3.5 4.5% ऐसे, कभी 3.5, कभी 3%, कभी 4%। तो 3 से 4% हम इसको 3 से 4% के बीच में बोलते हैं 1950 से लेकर 1980 के दशक में। तो प्रोफेसर राजकृष्ण, इसमें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट किसने दिया, कितना जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है, कब ये आया है, या किस ईयर को ये कवर करता है, कौन से दशकों को ये कवर करता है? तो 1950 से 1980 के बीच में। अब अगर हिंदू धर्म इसके लिए कारण नहीं तो इसके लिए कारण क्या था? प्रोफेसर राजकृष्ण का ये मानना था, एक तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेटिक बहुत ज्यादा कंट्रोल था, ये भी प्रोफेसर राजकृष्णा ने कहा। दूसरा, हम एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ पर नहीं था। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल होने की वजह से काम बहुत स्लो होते, तो प्रोडक्शन वैसे भी अपने आप बहुत स्लो हो जाता था, क्योंकि सरकार का उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, और जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत इनसफिशियंट था। इस सारी वजहों से जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है वो बहुत कम रही है, 3 से 4% ही रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए सारे के सारे कारण रिस्पॉन्सिबल है हिंदू ग्रोथ रेट के लिए। क्लियर है? यानी जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके लिए। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल दुरुस्त आंसर। डी ऑप्शन 1 2 3, यहां सारे के सारे तो डी में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये इसमें से बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एज ऑफ द मोस्ट रिसेंट परचेजिंग पावर पैरिटी calculations by the World Bank and the International Comparison Program, India ranks dash in the world in terms of GDP by PPP। क्लियर है? तो आपको ये बताना है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग दुनिया में भारत की कौन सी रैंक है। अगर जीडीपी में ट्रिपल यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग भारत की क्या रैंक है? 5th है, 4th है, 3rd है, या 6th रैंक है? ये आप अगर अपनी बुक उठाएंगे, अपना सिलेबस उठाएंगे, तो ये डेटा सीधे सीधे आपको वहां पर दिखाई देगा। क्लियर है? तो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग दुनिया में भारत की क्या रैंकिंग है। क्लियर है? जीडीपी की साइज और परचेजिंग पावर पैरिटी इन दो आधारों पर पूछा जाता है। अभी पूछा जा रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी, तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लेते क्योंकि डेटा के आधार पर है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो 3rd रैंक है इंडियन इकोनॉमी की। चलिए
आगे बढ़ते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप असाइन द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक टू 4 इनकम ग्रुप, लो, लोअर मिडिल, upper middle and high income group. The classification are updated each year on July 1st based on the GNI per capita, यानी जो आपका ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा उसके आधार पर निकाला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियन इकोनॉमी रैंक डैश इनकम। देखिए जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है भैया, वो हर साल जुलाई में एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें दुनिया को इनकम ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, और वो 4 इनकम ग्रुप है। लो इनकम ग्रुप है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है, अपर मिडिल इनकम ग्रुप है और हाई इनकम ग्रुप है। ये जो ग्रुपिंग की जाती है इसका आधार है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के आधार पर ये निकाला जाता है। आपको ये बताना है जो रिसेंट रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन से इनकम ग्रुप में आती है। लो इनकम ग्रुप में है, लोअर मिडिल में है, अपर मिडिल में है, या नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी में नहीं है। क्या होगा दुरुस्त आंसर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? आंसर करते चलिए। हिंदू ग्रोथ रेट क्लियर है, प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था, इसका आंसर याद रखिएगा। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करता है हिंदू ग्रोथ रेट। इस क्वेश्चन पर हम लोगों ने सफिशिएंट समय ले लिया है, ये याद रखिएगा क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन है और सीधे सीधे आपकी बुक में ये डेटा लिखा हुआ है। क्लियर है? और अभी रिसेंट में जो रिपोर्ट है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी जो इंडियन इकोनॉमी है वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आती है, तो बी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए दुरुस्त आंसर होगा। आप में से जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी आंसर दिया, बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। द हिंदू ग्रोथ रेट रिफर्स टू द एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट experienced by India between 1950 to 1980. What was this approximate growth rate? जो हिंदू ग्रोथ रेट है, वैसे इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस को ठीक से सुना होगा तो इसका आंसर बहुत आराम से कर दोगे। हिंदू ग्रोथ रेट बाबू एक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट को बताता है जिसको भारत ने एक्सपीरियंस किया था 1950 से लेकर 1980 के बीच में। उस समय हमारी जो अप्रोक्सीमेट ग्रोथ रेट थी या जो हमारी औसतन वृद्धि दर थी वो कितनी थी? 2 से 3% है, 3 to 4% है, 5 to 6% है, 6 to 7% है। हिंदू ग्रोथ रेट पर अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा हुआ है। अगर आपने उसे ठीक से सुना तो इसका आंसर बहुत आराम से आप कर दोगे। और जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को आपने ठीक से ईमानदारी से सुन लिया तो आपका वो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। विधिवत हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए क्या दुरुस्त आंसर होगा भैया? हिंदू ग्रोथ रेट किसने दिया? प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया। कौन से डिकेड को ही कवर करता है? 1950 से 1980। क्या बताता है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बताता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल बहुत ज्यादा था, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं थी, सरकार का कंट्रोल ज्यादा होने की वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है, और जो रहा है 3 से 4%। इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप में से जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर दिया, 3 to 4%। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया? इसको इत्मीनान से पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द हिंदू ग्रोथ रेट पीरियड दैट कंट्रीब्यूटेड टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। देखिए ये भी हिंदू ग्रोथ रेट पर है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है की पॉलिसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसने हिंदू ग्रोथ रेट पीरियड में कंट्रीब्यूट किया था जिससे स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रही। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऐसा रहा है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुआ है, या हाई इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जो फॉरेन कैपिटल है वो भारत में बहुत तेजी से आया, इस वजह से ना ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आए, या लाइसेंस राज सिस्टम, क्योंकि भारत सरकार ने लाइसेंस राज सिस्टम ले रखा था, ज्यादातर इंडस्ट्रीज लाइसेंस के अंतर्गत ही आती थी, आप लाइसेंस लेकर ही इन इंडस्ट्रीज में एंटर कर सकते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में नहीं रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसने हिंदू ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया है, जिसकी वजह से हमारा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा है? क्लियर है? हरित क्रांति, या इंडस्ट्री का निजीकरण हो जाना, प्राइवेटाइजेशन हो जाना, या फॉरेन कैपिटल का भारत के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लो होना, या लाइसेंस राज सिस्टम होना। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं उसमें लाइसेंस राज व्यवस्था को समाप्त किया गया। क्या होगा दुरुस्त आंसर इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या होगा दुरुस्त आंसर भैया? ग्रीन रेवोल्यूशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री प्राइवेट होगी तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल कम होगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी ना कि स्लो होगी। हाई इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का, तो हमारे देश में जो है इंडस्ट्री डेवलप करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो जीडीपी भी डेवलप करेगा। लेकिन लाइसेंस राज सिस्टम ये इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे और बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में लोग एंटर भी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी स्लो रहा है, जिसकी वजह से स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा, और हिंदू ग्रोथ रेट में इसने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप में से जिन्होंने भी डी आंसर किया बिल्कुल दुरुस्त आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बाबू। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच सेक्टर इन इंडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जॉब्स डिस्पाइट हैविंग द लोएस्ट
कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है लेकिन वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ जॉब, यानी सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है लेकिन जीडीपी में उसका पार्टिसिपेशन सबसे कम है। तो जीडीपी में पार्टिसिपेशन सबसे कम लेकिन सबसे ज्यादा लोग वहां पर इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जॉब सबसे ज्यादा वहां पर क्रिएट हो रही है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। या एग्रीकल्चर सेक्टर है, या इंडस्ट्री सेक्टर है, या सर्विस सेक्टर है, या कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। क्या होगा दुरुस्त आंसर? जहां पर जॉब क्रिएशन सबसे ज्यादा है, ज्यादा लोग अभी भी वहां पर इन्वॉल्व है, क्योंकि वो ऐसा सेक्टर है जहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाता है, यानी प्रछन्न बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं, जहां पर देखने में तो वो लग रहा है कि काम है लेकिन वो बेरोजगारी है बेसिकली। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। अगर कभी आपसे पूछा जाए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा, तो सबसे लोवेस्ट जो अगर हम देखेंगे जीडीपी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है, सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का, और दूसरे नंबर पर इंडस्ट्री, या इसी को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन भी आपके इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ही जाता है, तो कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, सर्विस सेक्टर को हम तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर बोलते हैं जिसका जीडीपी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है, और कंस्ट्रक्शन आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप में से जिन्होंने भी ए आंसर किया है बिल्कुल दुरुस्त आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल दुरुस्त। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द हिंदू ग्रोथ रेट पीरियड इंडिया जीडीपी ग्रोथ वाज मेनली ड्रिवन बाय। हिंदू ग्रोथ रेट के पीरियड में जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ था वो इनमें से कौन से सबसे ज्यादा प्रभावित है, किसमें? मेनली ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर आउटपुट सपोर्टेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, क्लियर है, या हैवी इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन थ्रू पीएसयू यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनमें इन्वेस्टमेंट हुआ जिससे हैवी इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन हुआ, आईटी और सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स है। तो आपको बताना है हिंदू ग्रोथ रेट में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो मेनली किससे ड्रिवन थी, क्लियर है। तो हिंदू ग्रोथ रेट 1950 से 1980 के बीच का पीरियड है, उस समय हमारे यहाँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप नहीं थी, क्लियर है, या बहुत कम थी, आईटी और सर्विस सेक्टर बहुत पीछे था, आईटी सेक्टर जैसी कोई चीज थी नहीं, सर्विस सेक्टर उस समय बहुत कम था। हैवी इंडस्ट्रीज तो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद खैर आ जाते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 1961 से लेकर 1966 के बीच में, क्लियर है। लेकिन जो भारत में जो हिंदू ग्रोथ रेट था वो ड्रिवन था किससे? एग्रीकल्चर आउटपुट से, क्योंकि एग्रीकल्चर उस समय हमारे जीडीपी में सबसे मेन सोर्स था और ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ चुका था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन रखते हैं, छोटा सा टॉपिक आपका यूनिट है, मॉड्यूल ए बेसिक्स है यूनिट है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से आपको यूनिट देखने को मिलेगी। मॉड्यूल वाइज हम बातचीत करेंगे और सारे के सारे यूनिट कवर होंगे। प्रतिदिन मेरे आपसे बातचीत होगी सारी के सारी यूनिट्स पर, बहुत इत्मीनान से उसको देखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। रजिस्ट्रेशन आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, उम्मीद है आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और आप अगर महापैक से जुड़ना चाहते हैं तो महापैक आपके लिए 1 ईयर 2 ईयर और 6 मंथ 3 वैलिडिटी में आपको ये मिल रहा है। महापैक में आपको हमारे सारे रनिंग सारे अपकमिंग बैचेस इन सबका एक्सेस मिलता है। इसके अलावा जीआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक भी आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें जीआईबी के महापैक की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, सीआईबी महापैक की सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। इस दोनों ही महापैक आपको एक सिंगल महापैक में मिल रहा है, जिसको हम जीआईबी सीआईबी महापैक के नाम से जानते हैं। इन सभी पर आपको 200 का डिस्काउंट अभी मिल रहा है 21 अगस्त तक। इसके अलावा जीआईबी फाउंडेशन बैच, जीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच, 28 तारीख से आपके लिए एमसीक्यू बैच की भी शुरुआत हो रही है जीआईबी के लिए। तो ये सारे बैचेस है जो आपके लिए अवेलेबल हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च करें आशीष सर जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं, कल मेरी आपसे वापस मुलाकात होगी। मॉड्यूल ए के नेक्स्ट टॉपिक पर हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन करने वाली, ये सीरीज आपके साथ चलने वाली है अगले आने वाले 50 दिनों तक, ताकि हम पूरे सिलेबस को विधिवत कवर कर सके एमसीक्यू के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास।